रिसेंटली सीबीडीटी के द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया जहां पर टीडीएस के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई। सर्कुलर नंबर 20/2023, जहां पर 28 दिसंबर 2023 को यह सर्कुलर इशू किया गया है। और फ्रॉम द जनवरी ऑनवर्ड्स यहां पर टीडीएस के अंदर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो भी व्यक्ति अगर मान लीजिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए सेल करता है और जो भी व्यक्ति ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को रन करता है, उन दोनों के लिए ही यह सर्कुलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस दी गई है रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अगर हम बात करें आज की डेट में, जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सेल करते हैं तो बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे पर्संस हैं जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सेल करते हैं, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जिनके जरिए आप क्या करते हैं, सेल करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है। एक सेलर है और यह सेलर क्या करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए जो है अपनी गुड्स को सेल करता है। तो यहां पर जो बायर होता है वो डायरेक्टली सेलर को पेमेंट ना करके ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट करता है। यह जो बायर होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट करता है एंड देन ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेलर है उसको पेमेंट करता है। आपने देखा होगा जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए सेल की जाती है तो सर्टेन चार्जेस जो है वो कस्टमर से कलेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैकिंग चार्जेस, फॉर एग्जांपल शिपिंग चार्जेस। तो इस सर्कुलर के अंदर एक एग्जांपल दिया गया है, हम उसी एग्जांपल के जरिए आपको जो है समझाने की कोशिश करते हैं सो दैट कि इस सर्कुलर को अगर आप रीड करें तो आपको अच्छे से कनेक्ट हो पाए। तो यहां पर क्या हुआ कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने बायर को जो है कोई भी गुड्स लेट से 118 रुपीज की, 118 रुपए की गुड्स जो है यहां पर सेल की गई और 118 रुपए जो है कस्टमर से चार्ज किए गए। अब इसे 118 रुपए में से जो गुड्स की वैल्यू है वो 100 रुपीज है, जो पैकिंग मटेरियल है वो 5 रुपीज है, जो शिपिंग चार्जेस है वो 10 रुपीज है और 3 रुपीज जो है यहां पर वो कमीशन के तौर पर चार्ज किए गए हैं बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो इस तरह बेसिकली जो है 118 रुपए यहां पर कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं। और ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है, इस 118 रुपए में से 118 रुपए में से वो जो 3 रुपए है कमीशन जो चार्ज किया है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने वो अपने जो है डिडक्ट कर लेता है और 115 रुपए की जो पेमेंट है वो सेलर को कर देता है। अब यहां पर एक सेक्शन है 194 ओ, जिसके तहत कहा गया कि जब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर 115 रुपए सेलर को पे करेगा तो उसमें से टीडीएस डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 194 ओ। कितना? एट द रेट ऑफ 1%। अब बात ये आई कि जो 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा ये किस अमाउंट पर डिडक्ट होगा? क्या 100 रुपीज की अमाउंट पर डिडक्ट होगा या फिर 118 रुपीज की अमाउंट पर डिडक्ट होगा या फिर 115 रुपीज की अमाउंट पर डिडक्ट होगा? तो ये बेसिकली एक क्लैरिफिकेशन यहां पर दी गई है कि सबसे पहले तो यह जो टीडीएस डिडक्ट होगा ये डिडक्ट होगा ग्रोस अमाउंट पर। ग्रोस अमाउंट इज दैट अमाउंट विच इज चार्ज फ्रॉम द बायर, चार्ज फ्रॉम द जो है रेसिपिएंट। तो यहां पर 118 रुपए बायर से कलेक्ट किए गए हैं तो यहां पर जो टीडीएस डिडक्ट होगा 1 जो है 18 रुपीज का जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट होगी वो जो है सेलर को पे कर दी जाएगी। अब यहां पर एक और बात बताई गई कि ये जो 3 रुपीज का कमीशन है, ये जो 3 रुपीज का कमीशन है जो सेलर होता है उसको सेक्शन 194 एच के तहत टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है एट द रेट ऑफ 5%। इस सर्कुलर में यह भी क्लेरिफाई किया गया कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो ऐसे में सेलर को जो है यहां पर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है।
अभी तक क्या होता था, सेलर जो है टीडीएस डिडक्ट करता था और उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर से वह टीडीएस जो है रिम्बर्समेंट के तौर पर कलेक्ट करता था, और इसके लिए सेलर के द्वारा टीडीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता था, और इस टीडीएस सर्टिफिकेट के बेसिस पर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उतनी अमाउंट जितना टीडीएस डिडक्ट किया गया बाय द सेलर ऑन कमीशन, वो अमाउंट रिम्बर्स कर देता था। लेकिन अब आजकल अगर आपने देखा हो, फ्लिपकार्ट अमेजन के जरिए मेल भी भेजी जा रही है कि अब आपको यह टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे में आप कोई भी टीडीएस अगर डिडक्ट करोगे तो उसका रिम्बर्समेंट नहीं दिया जाएगा। तो बीइंग ए सेलर अब आपको ध्यान रखना है कि टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, जो भी कमीशन वगैरह आप से ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे रहे हैं। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है अब वो आपको रिम्बर्समेंट नहीं देने वाला। और सेकेंडली यहां पर कहा गया कि ये जो 100 रुपीज जो है गुड्स वैल्यू, क्या इसके अंदर जो जीएसटी अमाउंट है उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं। तो लेट्स से एग्जांपल के लिए मान लेते हैं यह हमारी गुड्स वैल्यू है 90 रुपीज, और इसके अंदर 10 रुपीज की जो है जीएसटी वैल्यू है, तो किस वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक सर्कुलर इशू किया जा चुका है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर यह जीएसटी की अमाउंट सेपरेटली मेंशन की गई है तो जीएसटी पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। कितने रुपए पर होगा, 90 रुपीज पर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो हमारे एग्जाम्पल में हमने कहा कि 1.18 टीडीएस डिडक्ट होगा, तो हमने ग्रोस अमाउंट के अकॉर्डिंग यहां पर कैलकुलेशन की, लेकिन ध्यान रखें इस ग्रोस अमाउंट में से आप जीएसटी कंपोनेंट लेस करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगी उस पर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हमारे केस में 10 रुपए का जीएसटी है, तो 118 रुपए में से 10 रुपए जीएसटी के आप लेस करेंगे, 108 रुपए पर जो है 1.08 जो है यहां पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। और अगर यह जीएसटी की वैल्यू सेपरेटली मेंशन नहीं की गई, सीधा गुड्स वैल्यू मेंशन की गई इंक्लूडिंग जीएसटी, और जीएसटी को सेपरेटली नहीं बताया गया है, तो ऐसे में पूरी अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे केस में अगर यहां पर 10 रुपीज अलग से मेंशन नहीं किए गए होते, यहां पर सीधा लिखा गया होता 100 रुपीज गुड्स वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, और जीएसटी की कोई रेट कोई अमाउंट नहीं बताई गई, तो ऐसे में टीडीएस जो है पूरी 100 रुपीज की अमाउंट पर डिडक्ट होगा। दैट इज, इसका मतलब 118 रुपीज पर ही टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये सभी बातें जो है यहां पर इस सर्कुलर के अंदर बताई गई है। और एक जो दूसरा पॉइंट यहां पर क्लियर किया गया है सर्कुलर के अंदर, बहुत बार ऐसा होता है यह जो सेलर है यह एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए जब सेल करता है ECO1, तो यहां पर क्या होता है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर 1 है वो किसी दूसरे ई कॉमर्स ऑपरेटर की हेल्प लेता है ECO2, और उसके बाद फाइनली जो है बायर तक वो गुड्स पहुंचती है। तो ऐसे में बात आई कि अगर एक से ज्यादा ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा। तो यहां पर कहा गया कि जो भी सेलर को अल्टीमेटली पेमेंट करेगा, जनरली जो सेलर साइड ईसीओ होता है वो सेलर को पेमेंट करता है, तो ऐसे में क्या होगा, जो सेलर साइड ईसीओ होगा वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो ये सभी बातें हैं जो आपकी सर्कुलर में बताई गई है। सर्कुलर को जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो ऐसे में बहुत अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। आप हमारी वेबसाइट allabouttaxes.in विजिट कर सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं www.allabouttaxes.in पर जो है आपको बहुत अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं जिनको आप डेस्कटॉप, लैपटॉप और हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑल अबाउट टैक्सेस पर भी रन कर सकते हैं। कहीं पर भी कभी भी किसी भी टाइम जो है आप उन कोर्सेज को देख सकते हैं और सीख सकते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ। डाउनलोडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उसके अलावा जो है आप एक बार जरूर विजिट करें हमारी वेबसाइट allabouttaxes.in, सो दैट कि आपको पता चले किस तरह के कोर्सेज वहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। अब बात करते हैं कि यह जो सर्कुलर इशू किया गया इसके अंदर क्या बातें बताई गई। तो यहां पर बेसिकली आप देखेंगे कि हु शुड डिडक्ट टैक्स एट सोर्स वेयर देयर आर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो मैंने आपको बताया जो सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होगा वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो यहां पर ये सेलर है और ये सेलर साइड ईसीओ है, ये सेकंड ईसीओ है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और यहां फाइनली बायर है। तो सेलर साइड ईसीओ जो है वो सेलर को फाइनली पेमेंट करता है। तो ऐसे में कहा गया जो सेलर साइड ईसीओ होगा इज, इफ seller side issue is not the actual seller of the goods or services,
where multiple ECOs are involved in a single transaction of sale of goods or provision of services through ECO platforms or network, and where the seller side ECO is not the actual seller. It means ये जो सेलर साइड ECO है ये खुद सेलर नहीं है, इसके आगे एक और सेलर है। तो ऐसे में कहा गया जो सेलर साइड ECO होगा वो जो है TDS डिडक्ट करेगा। In this situation, the compliance under section 194O of the Act is to be done by the seller side ECO, who finally makes the payment or the deemed payment to the seller for goods और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड। और अगर मान लेते हैं हम सेलर साइड खुद ECO जो है वो खुद ही सेलर होता, तो ऐसे में ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर इसको पेमेंट करता तो यहां पर TDS डिडक्ट किया जाता। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि फाइनली जो सेलर कौन है और सेलर को फाइनली पेमेंट कहां से मिल रही है। तो जो फाइनली सेलर होगा उसको जहां से फाइनली पेमेंट मिल रही होगी वो जो है TDS डिडक्ट करेगा। तो अगर मान लीजिए सेलर जो है वो खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, कोई दूसरा बंदा है, तो ऐसे में जो सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर जब फाइनली पेमेंट करेगा तो TDS डिडक्ट करेगा। और दूसरा केस हो सकता है कि जो सेलर साइड ECO है वो खुद ही सेलर है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बंदा खुद ही ई कॉमर्स ऑपरेटर भी है और अपने प्रोडक्ट उसी पर जो है रन कर रहा है, उसी पर सेल कर रहा है। तो ऐसे में जो फाइनली उसको पेमेंट करेगा दैट इज बायर साइड ECO, वो TDS डिडक्ट करेगा। उसके अलावा वेयर मल्टीपल ECOs आर इन्वॉल्व इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू ECO प्लेटफॉर्म और नेटवर्क, एंड वेयर द सेलर साइड ECO इज द एक्चुअल सेलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। तो इन दैट सिचुएशन जो पेमेंट करेगा मेकिंग पेमेंट टू दी सेलर, तो ये जो सेलर है खुद ही ECO है और ऐसे में ये जो ECO जो इसको पेमेंट करेगा वो ECO जो है TDS डिडक्ट करेगा। तो क्रक्स यही है कि सेलर कौन है ये आपको समझना है और उस सेलर को फाइनली पेमेंट कहां से मिल रही है वो आपको देखना है। जो भी सेलर को फाइनली पेमेंट कर रहा होगा वो TDS डिडक्ट करेगा। उसके बाद यहां पर वो एग्जांपल दिया गया है जो हमने डिस्कस किया कि ये सेलर है, ये बायर है और इनके बीच में जो है मल्टीपल ECOs है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है। तो यहां पर जो है बायर से 118 रुपीज चार्ज किए गए हैं, जिसमें से 3 रुपीज कमीशन है, 1 रुपीज पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर का और 2 रुपीज दूसरे ई कॉमर्स ऑपरेटर का, और इसके अलावा 5 रुपीज की पैकिंग फीस है, 10 रुपीज की शिपिंग फीस है। तो यहाँ पर फाइनली जो है TDS जो डिडक्ट करेगा वो सेलर साइड ECO डिडक्ट करेगा। कितनी अमाउंट पर डिडक्ट करेगा तो मैंने आपको बताया 118 रुपीज में से 100 रुपीज गुड्स वैल्यू है, 10 रुपीज शिपिंग फीस, 5 रुपीज पैकिंग फीस, तो 115 रुपीज जो है वो सेलर को पेमेंट की जाने वाली है। तो यहाँ पर 115 रुपए की पेमेंट की जाएगी और जो 1 रुपए का कमीशन है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर 1 अपने पास रख लेगा, 2 रुपए का कमीशन जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर 2 वो अपने पास रख लेगा। तो 3 रुपीज की पेमेंट यहाँ पर 118 रुपए में से लेस करने के बाद फाइनली 115 रुपए की पेमेंट सेलर को की जाएगी। इस 115 रुपए की पेमेंट में से यहाँ पर क्या होगा जो है TDS डिडक्ट किया जाएगा बाय द सेलर साइड ECO। तो कितनी अमाउंट पर TDS डिडक्ट किया जाएगा, ग्रोस अमाउंट पर, दैट इज 118 रुपीज पर। लेकिन अगर इसमें कोई GST अमाउंट है तो वो आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। और अगर कोई GST अमाउंट सेपरेटली मेंशन नहीं है तो आप ग्रोस अमाउंट पर ही TDS डिडक्ट करेंगे। तो इसीलिए यहां पर कहा गया 115 रुपए माइनस TDS ऑन 118 रुपए। तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं GST जो है इंक्लूडिंग है, GST को अलग से नहीं बताया गया है, इसलिए 118 रुपए पर जो है TDS डिडक्ट किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग हालांकि जो है क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी इस सर्कुलर के अंदर भी प्रोवाइड की गई है। हाउ विल GST वेरियस स्टेट लेवीज एंड टैक्सेस अदर देन GST सच एज VAT, सेल्स टैक्स, other than GST such as VAT, sales tax, excise duty, CST to be treated when calculating gross amount of sales of goods or provisioning of services as per the provision of section 194O। तो यहाँ पर बेसिकली वही बात बताई गई है कि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी सर्कुलर नंबर 13/2021 इशू किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि इन द कंस्ट्रक्ट्स ऑफ TDS on purchase of goods it has been provided that in the case the GST component has been indicated separately in the invoice and tax is deducted at the time of credit of amount in the account of the seller, then the tax is to be deducted under section 194Q of the act on the amount credited without including GST। तो सेम वे में जो है यहाँ पर 194O के तहत भी अगर TDS डिडक्ट किया जाएगा तो उस पर जो है GST कंपोनेंट पर TDS डिडक्ट नहीं होगा।
Accordingly, it is clarified that under section 194 of the act, when tax is deducted at the time of credit of amount in the account of the seller and the component of GST, various state levies and taxes in the amount payable to the seller is indicated separately, then no TDS is to be deducted on GST component. लेकिन अगर अगर मान लेते हैं कि जीएसटी कंपोनेंट सेपरेटली मेंशन्ड नहीं है, तो ऐसे में जो है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और अगर मान लीजिए पेमेंट के टाइम पर टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है और पेमेंट के टाइम यह नहीं पता कि कितनी जीएसटी की अमाउंट है, तो ऐसे में जो है अगेन ग्रोस अमाउंट पर ही टीडीएस डिडक्ट होगा। तो यहां पर कहा गया कि टैक्स शैल बी डिडक्टेड on the amount credited without including GST. However, if the tax is deducted on payment basis, because the payment is earlier than the credit, the tax would be deducted on the whole amount, as it is not possible to identify that payment with GST, various state levies and taxes component of the amount to be invoiced in future. तो एडवांस में अगर कोई पेमेंट हो रही है तो उस एडवांस की पूरी अमाउंट पर ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको नहीं पता इन फ्यूचर जब इन्वॉइसिंग की जाएगी तो ऐसे में जो है कितना जीएसटी कंपोनेंट होगा, तो ऐसे में आप पूरी अमाउंट पर ही टीडीएस डिडक्ट करेंगे। इसके अलावा बताया गया परचेज रिटर्न्स के रिगार्डिंग क्या होगा। तो परचेज रिटर्न्स के रिगार्डिंग कहा गया कि जब भी परचेज रिटर्न्स होगी तो जो करंट पीरियड की जो परचेज होगी उसमें से आप उस परचेज रिटर्न को एडजस्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जनवरी मंथ में आपने कोई सेल की और लेट्स से मार्च मंथ के अंदर वो जो है रिटर्न हो गई किसी वजह से, और मार्च मंथ की जो सेल होगी उसमें से यह जो रिटर्न एडजस्ट होगी उसके बाद जो अमाउंट सेलर को दी जाएगी उसमें से जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर कहा गया कि इट हैज बीन क्लैरिफाइड ऑलरेडी इन 13 ऑफ 2021 with respect to purchase returns under section 194Q of the act, tax must have already been deducted before the purchase return. It means already उस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट हो चुका हो और उसके बाद वो ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ परचेज रिटर्न है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इन दैट केस द टैक्स डिडक्टेड मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज अगेंस्ट द सेम सेलर। तो जो सेम सेलर है उसकी जो भी परचेज रिटर्न हुई है तो वो जो है टीडीएस में आप एडजस्ट करेंगे। एंड नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ द परचेज रिटर्न इज रिप्लेस्ड। अगर आपने परचेज रिटर्न की जगह आपने उसको गुड्स रिप्लेस कर दिया है, दूसरी गुड्स आपने प्रोवाइड कर दी है, तो ऐसे में कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। इसके अलावा हाउ विल डिस्काउंट्स गिवन बाय द सेलर एज एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि जो सेलर है अगर वो सेलर डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है तो ऑलरेडी क्या कर दिया जाता है, जो गुड्स की वैल्यू है उसको कम कर दिया जाता है। तो ऐसे में अगर मान लेते हैं 100 रुपीज की गुड्स वैल्यू है, 10 रुपीज का आपने डिस्काउंट दिया है, तो ऐसे में 90 रुपीज आपकी गुड्स वैल्यू मानी जाएगी और उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। इसके अलावा बायर ईसीओ और सेलर ईसीओ डिस्काउंट, in case where discount is given by the buyer ECO, seller ECO, usually the seller receives full consideration for the product. क्यों? क्योंकि जो ईसीओज है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, वो अपने एंड पर वो डिस्काउंट दे रहे हैं, उसका सेलर से कोई लेना देना नहीं है। सेलर को तो अपनी पूरी अमाउंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज अकॉर्डिंग टू सेलर गुड्स की वैल्यू है और ई कॉमर्स ऑपरेटर ने क्या किया, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को कितने अमाउंट रिसीव होगी, 90 रुपीज। लेकिन सेलर को कितनी पेमेंट करनी होगी, 100 रुपीज, क्योंकि ये जो 10% का डिस्काउंट है ये सेलर ने नहीं दिया, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर ने दिया है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है 100 रुपीज पर ही टीडीएस डिडक्ट करना होगा, क्योंकि वो सेलर को जो है 100 रुपीज की पेमेंट करने वाला है। तो ये बेसिकली जो है इन सर्कुलर्स के रिगार्डिंग काफी सारे बातें बताई गई। आई होप मेरी यह वीडियो आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर कर पाई होगी। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो जरूर शेयर कीजिए।